हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम। एक बार फिर मैं डी के व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल हमने कक्षा 10 की जो भूगोल की पुस्तक चलती है समकालीन भारत, उसका प्रथम अध्याय संसाधन एवं उसका विकास वो पढ़ रहे थे। हमने कल उसमें संसाधनों के वर्गीकरण को पढ़ लिया था। दोस्तों, हम उसको आज आगे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संसाधनों का विकास। क्या है? संसाधनों का विकास। हम संसाधनों के विकास को पढ़ेंगे। जिस प्रकार से संसाधन मनुष्य के विकास के लिए क्या है दोस्तों, आवश्यक है, ठीक है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी इनको विकसित करना अति आवश्यक है। लेकिन इनको केवल उतना ही विकसित किया जाए जितना कि वो मनुष्य के लिए उपयोगी है। दोस्तों, हम हमारे अनावश्यक उपयोग हेतु भी हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, जिस कारण से इन संसाधनों का क्या हो रहा है दोस्तों, ह्रास हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत दुखदायी विषय है। दोस्तों, हमारी आवश्यकता के अनुसार ही हमें संसाधनों का उपयोग लेना चाहिए। आज संसाधनों का ह्रास हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अपन देखने वाले हैं। जो प्रथम समस्या है दोस्तों, जो कुछ व्यक्ति दोस्तों क्या करते हैं, लालचवश संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं दोस्तों, कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। तो क्या है, संसाधनों को अगर ज़्यादा काम में ले रहे हैं, उससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और संसाधनों को अधिक काम में लेने के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न है उनको अपन पढ़ रहे हैं। पहली समस्या है, कुछ व्यक्ति लालचवश संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरी समस्या है, जो संसाधन है समाज के कुछ लोगों तक ही सिमटकर रह गए हैं। अर्थात समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया है। दोस्तों, दो वर्ग कौन कौन से हैं? पहला, संसाधन संपन्न लोग, जिसे हम अमीर कहते हैं, और दूसरे हैं दोस्तों संसाधन विहीन लोग, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गरीब। अर्थात क्या हो गया, जो संसाधनों के ह्रास के कारण संसाधन कुछ लोगों के हाथ तक सिमट कर रह गए हैं, जिसके कारण समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया है। पहला वो वर्ग जिसके पास संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और दूसरा वो वर्ग जिसके पास संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है। दोस्तों, अब इसका तीसरा पॉइंट है कि संसाधनों के ह्रास के कारण, संसाधनों के अधिक ह्रास के कारण अनेक भूमंडलीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। क्या हो रहा है कि संसाधनों को बहुत अधिक ह्रास हो रहा है, इस कारण से अनेक भूमंडलीय समस्याएं हो रही है। दोस्तों, कौन कौन सी भूमंडलीय समस्याएं हो रही है? आपने देखा होगा, हरित गृह प्रभाव, अर्थात जिसे अपन बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना। दूसरा दोस्तों, ओजोन परत का क्षरण, अर्थात ओजोन गैस का क्षरण हो गया। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। दोस्तों, ये बहुत सारी समस्याएं हो रही है, और इन समस्याओं के कारण मानव जीवन में भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे त्वचा संबंधी रोग, आंखों से संबंधित रोग, ठीक है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो संसाधनों के अधिक ह्रास के कारण हो रहे हैं। दोस्तों, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, हम संसाधनों का विकास पढ़े थे। संसाधनों के विकास के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सतत पोषण विकास, ठीक है। दोस्तों, संपूर्ण विश्व के कल्याण, उसके विकास, विश्व शांति को बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए संसाधनों का समुचित बंटवारा होना आवश्यक है।
तथा उसका विकास समुचित प्रकार से किया जाना जरूरी है। यदि संसाधनों का बहुत अधिक मात्रा में हम ह्रास करेंगे अर्थात अनावश्यक हम उसका उपयोग करेंगे तो संसाधनों का ह्रास होना तय है। इसके लिए एक सतत पोषण विकास नामक एक कार्यक्रम जारी किया गया, अर्थात एक ऐसी नियमावली बनाई गई जिसमें कहा गया कि विकास इस प्रकार से किया जाए कि पर्यावरण का ह्रास न हो तथा आने वाली पीढ़ियों के विकास का ध्यान रखा जाए। इसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं, अर्थात विकास निरंतर रूप से चलता रहे, किसी प्रकार से उसमें रुकावट नहीं हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक इस प्रकार से विकास करना पड़ेगा कि पर्यावरण का कम से कम ह्रास हो, अर्थात उसका ज़्यादा ह्रास ना हो। अर्थात पर्यावरण का जब हम कम ह्रास करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इनके जो हम कह रहे हैं ना लॉइन होता है, तो हमने तो देखा है लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ नहीं देख पाएगी। तो बहुत सारे ऐसे पर्यावरणीय जीव है, घटक है जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ नहीं देख पाएगी। इसके लिए क्या है कि हम केवल उनका उतना ही क्या करें, उपयोग करें जितनी हमारी आवश्यकता हो। इसे ही क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। किसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास? विकास इस प्रकार से किया जाए जिसमें पर्यावरण का अधिक ह्रास नहीं हो तथा आने वाली भावी पीढ़ियों का भी क्या रखा जाए, ध्यान रखा जाए। अब सतत पोषणीय विकास हेतु दोस्तों विश्व के बहुत सारे देशों ने मिलकर विचार किया कि कुछ न कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा संसाधनों का ह्रास बहुत तेज गति से हो रहा है। अर्थात इस पृथ्वी को बचाए रखना है तो हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए दोस्तों जून 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर एक विश्व अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यूएनओ के कितने 100 से अधिक देशों ने भाग लिया, जिसमें बहुत सारे विषयों पर चर्चाएं हुई कि हमारे जो जलवायु परिवर्तन हो रही है ये किस कारण से हो रही है, इसको किस प्रकार रोका जा सकता है, भूमंडलीय परिवर्तन और भूमंडलीय समस्याओं से किस प्रकार निपटा जा सकता है। इन विषयों पर अनेक प्रकार की चर्चाएं हुई और इसमें एजेंडा 21 जारी किया गया, जिसमें 21 मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखा गया कि इन 21 मुख्य बिंदुओं को पूरे विश्व को अपनाना होगा, तभी जाकर हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, इन संसाधनों को बचा सकते हैं, ताकि आने वाली हमारी जो पीढ़ियां है वो भी इनको काम में ले सके। दोस्तों एजेंडा 21 क्या है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं एजेंडा 21। ये एक घोषणा पत्र था दोस्तों। मैंने बताया कि जून 1992 में विश्व के बहुत सारे राष्ट्रों 100 से अधिक राष्ट्रों ने मिलकर के एक घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र में यह तय किया गया कि हम किस प्रकार से इस पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने एजेंडा 21 जारी किया था। इस घोषणा पत्र में ये कहा गया कि, और ये कहाँ जारी किया गया, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में जारी किया गया, और इसको जारी करने वाला था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के द्वारा इसको जारी किया गया, जिसमें के लिए जितने लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए थे उन सबकी इसमें सहमति थी, अर्थात जिन जिन देशों ने इसमें भाग लिया उन सबको इसमें सहमति प्रदान की। इसके बाद में इस एजेंडा 21 को जारी किया गया। इसका उद्देश्य था दोस्तों सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करना, अर्थात ऐसा विकास, अभी मैंने आपको बताया कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है, कि एक ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना आने वाली पीढ़ियों के लिए जो संसाधन है उनको बचा के रखना और प्रॉपर रूप से उनका विकास करना, यही क्या है, सतत पोषणीय विकास। दोस्तों इसके लिए दोस्तों ये भी कहा गया कि प्रत्येक स्थानीय निकाय है उस तक एजेंडा 21 को पहुंचाया जाए, अर्थात एजेंडा 21 को प्रत्येक स्थानीय निकाय भी लागू करेगी, तब जाकर हम सतत पोषणीय विकास को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट बिंदु है संसाधन नियोजन, जो पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन से क्या तात्पर्य? दोस्तों अगर हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और उन संसाधनों के उपयोग के लिए हमें एक नियोजन नीति बनानी आवश्यक है। नियोजन नीति के तहत ही हम उन संसाधनों का समुचित उपयोग कर सकते हैं, अर्थात नियोजन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत संसाधनों को किस प्रकार से उपयोग में लेना है, कौन सा संसाधन हमारे पास कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, किस क्षेत्र में कितना है और किस क्षेत्र में उसका प्रयोग किया जा सकता है, इसे ही हम संसाधन नियोजन कहते हैं। दोस्तों संसाधन नियोजन के तहत हम देखें तो हमारे भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां खनिजों की मात्रा बहुत कम है, उनमें खनिजों की मात्रा बहुत कम है, और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां खनिज बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों हम बात करें पश्चिम बंगाल
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि क्षेत्रों में कोयले, खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि अन्य जो राज्य देखें उन राज्यों में इनकी मात्रा बहुत कम है। जैसे अपन ऊपर ऊपर चले तो हमारा जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख एक शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। वहाँ किसी प्रकार के खनिज बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गहराई में होने के कारण उनका खनन नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कहते हैं ना, राजस्थान खनिजों का अजैब घर है। बहुत सारे प्रकार के खनिज हमारे यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन उनका खनन संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ राजस्थान, गुजरात, तटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें देखें हम तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बहुत अच्छी मात्रा में उसके विकास के आयाम उपलब्ध हैं। हम चाहे तो इन क्षेत्रों को विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे अब भारत में संसाधन नियोजन की। भारत में संसाधन नियोजन समझ में आ गया। संसाधन नियोजन मैंने आपको बताया क्या है, संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग करना है, कौन सा संसाधन कितनी मात्रा में, किस क्षेत्र में कितना है। ठीक है, इसका एक प्रकार से हमें विषय सूची बनाना ही क्या है, संसाधन नियोजन, अर्थात उसका किस मात्रा में उपयोग करना है, किस क्षेत्र में अधिक उपयोग है, किसको कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए। ये सब बिंदु क्या इसमें आएंगे, संसाधन नियोजन में आएंगे। तो संसाधन नियोजन को देखते हुए हमें इसी प्रकार से इन संसाधनों को उपयोग में लेना चाहिए, ताकि वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रह सके। दोस्तों, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है भारत में संसाधन नियोजन के सोपान। दोस्तों, कौन कौन से सोपान है, किस प्रकार से हम उन संसाधनों का नियोजन कर सकते हैं, अर्थात उनका संरक्षण कर सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं कि हम किस प्रकार से उनका उपयोग करें। तो सबसे पहले हमको करना है दोस्तों, जिस राज्य में हमें संसाधनों की मात्रा मिलती है, कि जो भी खनिज जिस राज्य में पाया जाता है, एक बार हम उसकी पहचान कर लें। ठीक है, और उसकी पहचान करके उसकी एक तालिका बना लें कि इस किस राज्य में ये खनिज पाया गया, ये इस प्रकार का संसाधन पाया गया है। फिर हम जैसे उसका सर्वेक्षण हो जाता है तो उसके आगे हम टिक लगा लेंगे, इस राज्य में इस खनिज का सर्वेक्षण हो गया और इतनी मात्रा में बता रहे हैं कि यहाँ इस मात्रा में संसाधन है। तो पहला नियोजन का सोपान तो क्या हो गया, किसी भी राज्य में अगर कोई संसाधन मिल रहा है, उस संसाधन की पहचान करना, उसकी तालिका बनाना, अगर उसकी तालिका बन गई तो उसका सर्वेक्षण हो गया, तो उस पर टिक लगाना कि इसका सर्वेक्षण हो गया और वो कितनी मात्रा में है, उस चीज़ को प्रदर्शित करना, ये इसका प्रथम सोपान। दूसरी बात करें हम, संसाधन के विकास हेतु योजनाएं लागू करना, अर्थात संसाधनों का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके लिए जो भी योजनाएं बने उन योजनाओं को लागू करना, तथा प्रौद्योगिकी व संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करना। दोस्तों, योजनाएं हो गई, किस संसाधन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा, इसके लिए प्रौद्योगिकी व संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करना, अर्थात इस क्षेत्र में इस जो संसाधन है उस संसाधनों को इस क्षेत्र में भेजा जाएगा जिससे इन वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है, और उसके लिए एक संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करना। दोस्तों, इसका तीसरा सोपान है संसाधन विकास की योजनाएं, अर्थात संसाधनों के विकास के लिए जो जो योजनाएं जारी की जाए उनको राष्ट्रीय योजनाओं के साथ जोड़कर देखा जाए, अर्थात जो संसाधन से संबंधित योजनाएं हैं उनको राष्ट्रीय योजनाओं के साथ जोड़कर इस प्रकार देखना कि ये दोनों आपस में क्या करती हो, मेल खाती हो। तो राष्ट्रीय विकास योजनाएं की जो क्या है, संसाधन के विकास हेतु लाभदायक हो सकती है, और जो संसाधन विकास योजनाएं हैं वो राष्ट्रीय विकास में काम आ सकती है। तो संसाधन नियोजन की निम्न 3 सोपान थे। दोस्तों, इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे संसाधनों का संरक्षण। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का संरक्षण। यदि दोस्तों किसी भी तरह का कोई संसाधन है और ये उस संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है, अर्थात अनावश्यक उपयोग किया जाता है, तो वो विकास की दृष्टि से बहुत नुकसानदायक है दोस्तों। क्योंकि यदि किसी संसाधन का अत्यधिक उपयोग किया जाएगा, अतिशरण किया जाएगा, तो उससे क्या है, हमारे समाज में अर्थात हमारे पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी जो कि हमारे शरीर के लिए या हमारे समाज के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए संसाधनों का समुचित रूप से ही उपयोग किया जाना चाहिए, अर्थात हमें उनका संरक्षण भी करना चाहिए। दोस्तों, संसाधनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है, संसाधनों का संरक्षण किसे कहते हैं, अर्थात संसाधनों का यदि हम विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, अर्थात हमारी जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार हम उसका उपयोग करें, तो उसे क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण कहते हैं। तो संसाधन संरक्षण पर गांधी जी ने भी संसाधनों के संरक्षण पर अपना वक्तव्य दिया और इस पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, अर्थात हमारे पास इतना कुछ है कि हम प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर लालच करे तो उसकी लालच की संतुष्टि के लिए हमारे पास इतना कुछ नहीं है, तो हम किसी की लालच की संतुष्टि
नहीं कर सकते। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पास लोगों का पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन लोगों की पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। अर्थात जो गांधी जी ने कहा कि संसाधनों का भी क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, ताकि हर प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, कोई व्यक्ति लालच के कारण इसका दुरुपयोग ना करे। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संसाधनों के संरक्षण की बात हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संसाधनों के संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम, अर्थात एक क्लब था, एक कमेटी थी रोम की, जो उसमें बड़े लोग उसमें शामिल थे, ठीक है। उन्होंने यह मांग की कि अब पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए और संसाधनों का भी संरक्षण किया जाना चाहिए। तो इन्होंने सर्वप्रथम वकालत की दोस्तों, कब की, 1968 में। किसने की? क्लब ऑफ रोम कमेटी थी उसने। इसके बाद दोस्तों 1974 में सुमेशर, एक राइटर ने एक पुस्तक लिखी, स्मॉल इज ब्यूटी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी स्मॉल इज ब्यूटी, और इस पुस्तक में उन्होंने गांधी जी का जो दर्शन था, अर्थात उन्होंने, गांधी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे पास बहुत कुछ संसाधन है, लेकिन किसी लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। इसी दर्शन को पुनः उन्होंने अभिव्यक्त किया। किसने अभिव्यक्त किया दोस्तों? सुमेशर ने अपनी पुस्तक स्मॉल एज ब्यूटी में इस वक्तव्य को पुनः प्रदर्शित किया। तो इस प्रकार दोस्तों हमें संसाधनों को समुचित रूप से ही उपयोग में लेना चाहिए, ताकि आने वाली भावी पीढ़ियों के विकास के लिए भी ये उपयोगी हो सके। दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं भू संसाधन। भू संसाधन पृथ्वी पर उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो मानव के विकास हेतु उपयोगी हैं, उन्हें भू संसाधन कहते हैं। अर्थात पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं उपस्थित है, चाहे वनस्पति से रिलेटेड कोई भी हो जाए, चाहे पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी है, मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है, चाहे आर्थिक गतिविधि करता है और आर्थिक सामाजिक जो भी गतिविधि करता है, वो संसाधनों के तहत आती है। परिवहन, खनिज संसाधन आदि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो भू संसाधन के तहत आती है। दोस्तों हमारी जो भारत है, इस भारत भूमि पर हम 3 भागों में भारत को विभाजित कर रखा है। भू संसाधनों की दृष्टि से हमने इसको 3 भागों में विभाजित कर रखा है। दोस्तों एक पहला वाला भूभाग है, उसे कहते हैं हम पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश दोस्तों, ये भारत की कुल भूमि का 30% भूभाग पर पर्वतीय प्रदेश स्थित है। जबकि ये मैदानी भाग है दोस्तों, ये पूरा, ये पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश, ठीक है। ये कुल भूमि का 27% भूभाग पर है, और जबकि ये पूरा जो रह गया दोस्तों, ये हमारा मैदानी भूभाग है। और इस मैदानी भूभाग को, मैदानी भूभाग कुल भूमि का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 40%। इस प्रकार से खनिज संपदा के या खनिज संसाधनों के आधार पर हमने भारत का जो भूभाग है उसको 3 भागों में विभाजित कर रखा है। मैदानी भूभाग, पर्वतीय प्रदेश और पठारी प्रदेश। जो मैदानी भूभाग है, इसकी कुल भूमि पर 40% भूमि पर क्या है? मैदानी भूभाग है, और 27% भूमि पर पठारी प्रदेश है, और 30% भूमि पर पर्वतीय प्रदेश स्थित है। दोस्तों मैदानी भूभाग पर अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, जिन पर जो भारतीय लोग हैं वो कृषि करने का कार्य करते हैं। अनेक प्रकार की फसलें, बागानी फसलें, अनेक प्रकार की फसलें यहाँ बोई जाती है, जिनसे उनके आर्थिक जीवन को समृद्धि मिलती है। वहीं पर्वतीय प्रदेश में देखें या तो हमारे यहाँ बहुत सारी वनस्पति है, वन्य जीव, और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। पठारी प्रदेश दोस्तों, यहाँ बहुत प्रकार के खनिज पदार्थ, ठीक है, अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ तथा जीवाश्म आदि जो कई वर्षों पूर्व पृथ्वी के नीचे दब गए थे, ऐसे अनेक प्रकार के जीवाश्म भी इस भूभाग में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था भू संसाधन, अर्थात पृथ्वी पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार है। मैदानी भाग में किस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, पर्वतीय प्रदेश में किस प्रकार के, और पठारी प्रदेश में किस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। दोस्तों हम इसके आगे देखेंगे भू का उपयोग, अर्थात भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया गया है। भू संसाधनों के उपयोग के कुछ उद्देश्य होते हैं, जिन उद्देश्यों के आधार पर हम उनका उपयोग करते हैं। तो कहाँ कहाँ भूमि का उपयोग किया जाता है। एक तो वनों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, अर्थात जिन जिन क्षेत्रों पर वन है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो सरकार के संरक्षण, आरक्षित भूमि होती है, संरक्षित भूमि होती है, ठीक है, वो चारण भूमि हो जो सरकार के संरक्षण में होती है, अर्थात वनों के लिए कुछ भूमि को निश्चित कर रखा है।
दूसरा है कृषि अयोग्य भूमि, अर्थात जिस भूमि पर कृषि नहीं होती, अर्थात कृषि के अलावा अन्य कई कार्य किए जाते हैं। जैसे कौन से कार्य, या तो बंजर भूमि होगी या फिर गैर कृषि कार्य किए जाते हैं। तो गैर कृषि कार्य कौन कौन से हैं? जैसे कोई इमारत बना ली, जैसे कोई शहर बस गया, ठीक है, बहुत सारी सड़कों का निर्माण हो जाता है, सड़कों का बहुत सारे उद्योग स्थापित हो जाते हैं, तो ऐसी भूमि को कृषि अयोग्य भूमि कहते हैं। और इसका तीसरा पॉइंट है, जो अन्य कृषि अयोग्य भूमि है उसको 3 भागों में विभाजित कर रखा है। एक तो कौन सी है, एक तो स्थायी चरागाह भूमि, अर्थात चरागाहों के लिए कुछ भूमि निश्चित कर रखी है कि जो पालतू जानवरों के अलावा जो अन्य मवेशी होते हैं, जो पालतू नहीं है, जो जंगली जानवर वगैरह होते हैं, ठीक है, वन्य जीव होते हैं, उनके चरागाह के लिए कुछ भूमि निश्चित कर दी जाती है, उसे स्थायी चरागाह भूमि कहते हैं। और दूसरी है इसमें अनेक प्रकार के वृक्ष, अर्थात बहुत सारे वृक्ष होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा रोड को, आपके जो रोड होते हैं, रोड के दोनों तरफ जो वृक्ष लगे होते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा आपके आसपास कोई छोटा मोटा जंगल होगा, वो बहुत सारी ऐसी फसलों के, जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो बगीचा है साहब, तो वो बगीचा किसी गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट के अधीन होता है, ठीक है वो। और बहुत सारे ऐसे उपवन होते हैं, तो जैसे गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ उपवन बना रखा है, ठीक है, तो वो सब किस में आएंगे? अन्य कृषि अयोग्य भूमि क्षेत्र में आएंगी। और तीसरा है दोस्तों बंजर भूमि। बंजर भूमि से तात्पर्य दोस्तों ऐसी भूभाग जिस पर 5 वर्ष से अधिक समय हो गया हो और वहाँ कृषि नहीं हुई हो, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। अब इसका चौथा प्रकार है वो है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि किसे कहते हैं? एक तो वर्तमान प्रतिभूमि होती है। वर्तमान प्रतिभूमि का मतलब होता है जिसमें केवल वर्ष में एक बार ही कृषि होती है, वर्ष में एक बार कृषि होती है, उसे तो कहते हैं वर्तमान प्रतिभूमि। ऐसी भूभाग जिसमें केवल वर्ष में एक बार कृषि हो उसे तो कहते हैं प्रतिभूमि। और एक होती है अन्य प्रतिभूमि। अन्य प्रतिभूमि का मतलब होता है जो 5 वर्ष में कभी कभी एक बार उस पर कृषि कर ली जाए, उसे क्या कहते हैं? अन्य प्रतिभूमि कहते हैं। अर्थात ऐसा भूभाग जिसमें 5 वर्ष में एक बार 5 वर्ष में एक बार कृषि की जाती हो उसे अन्य प्रतिभूमि, और वर्तमान प्रतिभूमि जिसमें वर्ष में एक बार कम से कम कृषि की जाती हो उसे प्रतिभूमि कहते हैं। एक होता है दोस्तों शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र में ये आता है दोस्तों जिसमें अपन जितनी भी फसलें उगाते हैं, ठीक है, या हम उद्यानिकी, कोई किसान क्या करता है उद्यानों के बागीचे लगा देता है, ठीक है, कोई कृषि का क्षेत्र होता है जिसमें वो कृषि करता है, तो वो सारा भूभाग किस में आता है? शुद्ध बोए गए क्षेत्र में आता है। तो भूमि के उपयोग कौन कौन से हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ भूमि का उपयोग होता है और किस उद्देश्य से हम उसका उपयोग करते हैं? तो वो उद्देश्य निम्न है। एक तो वनों के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, कृषि अयोग्य भूमि होती है जिसपे हम क्या करते हैं? कुछ इमारतों का निर्माण करते हैं, कुछ शहर बसा देते हैं, ठीक है, उद्योगों के लिए संरक्षित कर देते हैं, कुछ सड़कें वगैरह बन जाती हैं, ठीक है, सरकार के काम के लिए उनको उपयोग में लिया जाता है, जैसे तालाब बना दिए, बांध बना दिए, ये सब किसके आए अंडर में? ये कृषि अयोग्य भूमि के अंडर में आएगी। दूसरा है अन्य कृषि अयोग्य भूमि। अन्य कृषि अयोग्य भूमि को इसको 3 भागों में बांटा है दोस्तों। कौन सी? एक तो स्थायी चरागाह भूमि, दूसरा अनेक प्रकार की फसलें होती है जिन पे किसी प्रकार का किसका कोई अधिग्रहण नहीं होता, ठीक है, केवल उनको वृक्षों के लिए, फसलों के लिए और उपवनों के लिए संरक्षित कर दिया जाता है, ठीक है, वो भूमि। एक तीसरी होती है बंजर भूमि जिसमें 5 साल से अधिक समय से कोई फसल पैदा नहीं हो रही है, उसे बंजर भूमि कहते हैं। प्रतिभूमि हो गई, प्रतिभूमि को 2 भागों में, वर्तमान प्रतिभूमि जिसमें वर्ष में एक बार कृषि की जाती हो, वर्तमान प्रतिभूमि, और दूसरा है अन्य प्रतिभूमि में जिसमें 5 से अधिक वर्ष में एक बार कृषि की जाती हो उसे वन्य प्रतिभूमि कहते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र है उसमें फसलों के लिए जो निश्चित भूभाग रखा गया है उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में भू उपयोग के प्रारूप कौन कौन से हैं, वो पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद। तब तक कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों भारत में भू उपयोग के प्रारूप, भू उपयोग के प्रारूप अर्थात कहाँ कहाँ भूमि का उपयोग किया जाता है, ये तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे भू उपयोग के प्रारूप क्या क्या है। दोस्तों अब बात करूँ भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है भारत का? भारत का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इस क्षेत्रफल का केवल 93% भूभाग ही उपयोगी है दोस्तों। क्या है? उपयोगी है। केवल 93% भूमि ही क्या है? इसकी
उपयोगी है, बाकी 7% भूमि अनुपयोगी है। 7% भूमि क्या है दोस्तों? अनुपयोगी है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि जो यहाँ भारत की जो चरागाह भूमि है, पहले चरागाह भूमि बहुत अत्यधिक मात्रा में थी, बहुत अधिक क्षेत्रफल पर चरागाह भूमि थी, लेकिन धीरे धीरे चरागाह भूमि में भी क्या हो रही है? कमी होती जा रही है। हम देखें भारत का जो कुल संचित क्षेत्र है, पिछले कुछ समय में देखा जाए तो भारत का जितना भी कुल संचित क्षेत्र है, जो कुल कृषि क्षेत्र का कुल संचित भूभाग 54% है दोस्तों। कितना है? कृषि क्षेत्र है, उस कृषि क्षेत्र का मान लो कृषि का क्षेत्र 100% है। इस 100% का कुल संचित भूभाग कितना है? 54%। इस 54% में भी अच्छी प्रकार से कृषि नहीं हो पा रही है, अर्थात हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों, कुल संचित मैंने बताया कि जो भारत में कुल कृषि क्षेत्र है, उस कृषि क्षेत्र का मान लो 100% है, उसका जो कुल संचित भूभाग वो 54%, अर्थात इस 54% पर ही कृषि की जाती है, बाकी भूभाग पर कृषि नहीं की जाती है। इसके अलावा और किस चीज़ में उपयोग में आ रही है दोस्तों? बात करें भारत का शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र से तात्पर्य है अर्थात जिस क्षेत्र में कृषि की जानी है उस कृषि क्षेत्र का कितना भूभाग है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी राज्यों में अलग अलग देखने को मिलता है दोस्तों। राज्यों में इसका प्रतिशत क्या है? अलग अलग है दोस्तों। हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 80% है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना प्रतिशत है दोस्तों? 80%। जबकि हम बात करें अरुणाचल, असम, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार आदि में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो दोस्तों केवल 10% है। कितने प्रतिशत है दोस्तों? वो केवल 10% है। कितने प्रतिशत है? केवल 10% है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, जो हमारे यहाँ एक वन नीति जारी की गई दोस्तों 1952 में वन नीति जारी की गई, जिसके तहत इस वन नीति के तहत यह तय किया गया कि भारत में जितना भूभाग है उसका 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए? वन होना चाहिए। तो 1952 की जो वन नीति है इसमें यह भी तय किया गया कि भारत के भूभाग पर 33% वन होना चाहिए। तो भारत में भूमि के जो उपयोग है उसका प्रारूप कुछ इस प्रकार है कि भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 93% भूभाग केवल भूमि उपयोगी है और 7% भूमि अनुपयोगी है, ठीक है। हम बात कर रहे थे इसके अलावा जो कृषि क्षेत्र है उसका केवल 54% भूभाग पर ही क्या होती है? सिंचित कृषि होती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी देखें तो हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है, कहीं इसका प्रतिशत अधिक है, कहीं इसका प्रतिशत कम। के अलावा 1952 में जो वन नीति जारी की गई थी उस वन नीति के 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, इस चीज़ के लिए भी हमने यह तय किया है दोस्तों। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है भूमि के निम्नीकरण तथा उसके संरक्षण के उपाय, वो पढ़ेंगे। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आज हमने जो आपका अध्याय फर्स्ट है संसाधन एवं विकास, इसमें हमने जो फर्स्ट वीडियो है उसके आगे पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने आज पढ़ा है संसाधनों का विकास, संसाधनों का नियोजन, भू संसाधन और भू उपयोग, और लास्ट का अंतिम हमारा टॉपिक था भारत में भू उपयोग का प्रारूप। इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है भूमि का निम्नीकरण और संरक्षण एवं उपाय, ये पढ़ेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। आप व्यास एजुकेशन हब के इस मंच को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।